रेडी। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो अस्पतालों से रिलेटेड है। हॉस्पिटल्स के अंदर किस तरीके का घालमेल चल रहा है, किस तरीके का अत्याचार चल रहा है जनता पर, हम उस विषय में बात करेंगे। आपके प्यार और आपके सपोर्ट से मिनी संसद और शैडो कैबिनेट काफी काम कर रही है। और कल का ही एक वाकया बता दूं, दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल है BL कपूर। उस हॉस्पिटल के अंदर एक ड्राइवर की तबीयत खराब होने पे उसको एडमिट किया जाता है। उससे 1.5 लाख रुपए जमा कराए जाते हैं और फिर उसकी सुबह ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी को देने से हॉस्पिटल का इनकार किया जाता है और हॉस्पिटल के इनकार करने के बाद 1.5 लाख रुपए की मांग की जाती है कि 1.5 लाख रुपए आप और दीजिए तब हम बॉडी देंगे। उसके बाद वो मिनी संसद को, शैडो कैबिनेट को कांटेक्ट करते हैं। हम फोन करते हैं, यहाँ से हम पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आपको पता है कि आप बॉडी को नहीं रख सकते। तो हॉस्पिटल में हड़कंप मच जाता है क्योंकि और मिनी संसद के नाम से हॉस्पिटल्स में से बॉडी को रिलीज कर दिया जाता है। तो ये ताकत है आपकी और हमारी, जिस ताकत की वजह से हम लोग काम करते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के नकेल कसते हैं। लेकिन आज वाकया कुछ अलग है। आज मैं सरकारी हॉस्पिटल्स की दयनीय स्थिति के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से एक लड़की जिसका नाम पूजा है और बहुत ही दयनीय अवस्था में दिल्ली सरकार के LBS लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से एडमिट होती है। एडमिट होने के बाद उसके साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के बाद जब उनके माता पिता इसकी शिकायत करते हैं तो किस तरीके से आला तंत्र काम करता है, आज इसी के बारे में सारी बात होगी। तो मैं सबसे पहले लड़की के पिता के पास आपको ले चलता हूं, जो बताएंगे कि क्या माजरा था, क्या समस्या थी, क्या परेशानी हुई। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, आपकी बेटी को क्या तकलीफ थी और कौन से हॉस्पिटल में आपने एडमिट करा? हाँ, प्रॉब्लम उसको एक साथ हो गई थी, बुखार या कुछ और भी, और उसके अंदर 2 पॉइंट खून था। उसके 2 पॉइंट खून का मतलब हीमोग्लोबिन से होता है। मैं बता दूं आपको, हीमोग्लोबिन की जो सही रेंज होती है वो 10 से ऊपर रहेगा तो आदमी स्वस्थ रहता है। 10 से 15 के बीच, 15 में हेल्दी कहते हैं। लेकिन 10 से नीचे जब भी आ जाता है, 8 पे आ जाता है, 6 पे आ जाता है तो खतरा हो जाता है जीवन को, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के जरिए ही फ्लो करता है पूरे शरीर में। तो उस समय हीमोग्लोबिन 2 पॉइंट रह गया था इनका कहना, यानी बहुत ही क्रिटिकल स्टेज थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं गाँव था। अच्छा, ये गांव थे। मैं बता दूं इनका परिवार लॉकडाउन की वजह से, मैं थोड़ा इनके परिवार के बारे में बता दूं, स्प्लिट हो गया। ये लोग दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन अब जब लॉकडाउन में सारे रोजगार बंद हो गए सरकारों की लाल फीताशाही की वजह से, तो इनका आधा परिवार, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे वो यहीं रह गए। उनकी माँ, लड़की की माँ, क्योंकि लड़की का स्कूल यहाँ पर है, और लड़की की माँ और लड़की का छोटा भाई जो नाबालिग है, ये बैठा हुआ है, ये यहीं पर रह गया। और इनके पिता रोजगार की तलाश में अपने पैतृक गांव में चले गए और अपने और परिवार के साथियों के साथ। यही बात हुई ना? तो आप ये बताइए कि क्या क्या परेशानी हुई हॉस्पिटल में आपको? उनको जब ब्लड नहीं मिल रहा था, तो मेरा एक बेटा है। हाँ, हाँ। आप रोइए मत, देखिए आपकी आंखों में आंसू है। मैं बता दूं, इनको ये बात कह भी नहीं पा रहे। मैं थोड़ा सा फिर से केस बता देता हूं आपको कि हुआ ऐसा कि जब लड़की की तबीयत खराब हुई तो उसको LBS में ले गए उनके जो माँ थी और जो अभिभावक थे। तो अब उन्होंने कहा इसकी तबीयत बहुत क्रिटिकल है, इसको ब्लड देना है। तो परिवार के माँ ने कहा कि मेरा ब्लड ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आप तो बुजुर्ग हो, आपका ब्लड नहीं ले सकते। फिर ये जो छोटा भाई था, ये नाबालिग था, तो इसका भी ब्लड नहीं ले सकते। तो इन पर दबाव डाला गया कि आप ब्लड का इंतजाम करिए, तब तक लड़की को उसी तरीके से कोई बिगर ट्रीटमेंट के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में ब्लड होता है, लेकिन नहीं चढ़ा है। ऐसा ही हुआ? हाँ, नहीं चढ़ा था। फिर ऐसा हुआ था जब इन्होंने मुझे फोन किया है कि अब तो कुछ नहीं हो पा रहा है, ये तो कह रहे हैं कि बच्ची मर सकती है। बच्ची मर सकती है? हाँ। मतलब हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस देखिए कि बच्ची मर सकती है लेकिन ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि परिवार का सदस्य ब्लड अगर कोई नहीं है या किसी का नहीं है तो ब्लड नहीं देंगे। ये नेग्लिजेंस है, पहला नेग्लिजेंस ये आता है। उसके बाद
बाद मेरे बड़े बेटे ने गांव से फ़ोन किया अपने दोस्त को, तो वो आया और उसका भी फ़ोन नहीं रहा, तो उसने इन्होंने आईडी जमा करवा के तब इन्होंने ब्लड दिया, और वो भी पूरा नहीं चढ़ाया, आधा ही चढ़ाया, या आधा बाद ही चढ़ा देंगे, उसके बाद कभी चढ़ाया होगा। देखिए कितनी लापरवाही है कि परिवार नहीं है, परिवार के सदस्य गांव में हैं, तो बेटा इनका बड़ा बेटा भी गांव में था, तो उसने किसी को फोन किया अपने मित्र को, तो वो वहां पर गया और उसकी आईडी जमा कराने के बाद उस बीच में मरीज की हालत कुछ भी बिगड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल्स में बिल्कुल भी लापरवाही बरती और उसकी आईडी जमा करा ली और उसका भी ब्लड नहीं लिया और कहा बाद में लेंगे, आपके अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी भी आईडी जमा करा ली। उसके बाद अभी आईडी उसकी दी नहीं है, अभी उसकी आईडी दी नहीं है। उसके बाद लड़की को कहा कि आप इसको एम्स ले जाओ, ऐसा ही कहा। हाँ ऐसा था, बाद कभी उन्होंने उसके बाद आईडी नहीं दी, उसके बाद उनको एक बोतल खून चढ़ाया आधा करके, हाँ। और आधा बाद ही चढ़ाया होगा, फिर उसके बाद की अब खुले मतलब एक यूनिट खून चढ़ा रहे थे, उसमें से भी आधा यूनिट चढ़ाया है, लड़की के पिता का कहना है, और आधा यूनिट रोक दिया कि बाद में चढ़ाएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने खून और चाहिए। हाँ, तो खून ना मिल नहीं रहा था। हाँ। आप लोग वहाँ से आ नहीं पा रहे थे? नहीं आ पा रहे थे, हाँ। क्योंकि सवारियाँ वहाँ नहीं मिलती, गाँव है। अच्छा। हाँ, उसके बाद फिर मैंने, जब मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैंने ये शैडो कैबिनेट को फ़ोन किया, तो उनके मुताबिक उन्होंने सुनी मेरी आवाज़ को। इसके बाद मैं बता दूं आपको कि इन्होंने शैडो कैबिनेट को संपर्क किया, शैडो कैबिनेट की तरफ से एक लेटर गया उनके पास कि भाई आप ऐसा प्रशासन के पास गया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुरंत प्रशासन हरकत में आया और उसको खून चढ़ाया गया। लेकिन खून चढ़ाने के बाद भी उनको अनियमितताएं बरती गई और लड़की को ये बोल कर के एम्स में इसको ले जाइए और डिस्चार्ज कर दिया गया। और डिस्चार्ज करने के बाद जब फिर से शैडो कैबिनेट ने उस पर लेटर किया, कंप्लेंट की, तो उनके लड़की के छोटे भाई को बुलाकर आपको बुलाया था ना? हाँ, तो क्या बोला था आपको? सर मेरे को जैसे उन लोगों ने बुलाया, हाँ, वो कह रहे मेरे को आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपको मुझसे कोई शिकायत है। मैंने कहा सर आपसे शिकायत क्यों नहीं होगी? हाँ, आप इमरजेंसी है, आप संडे की भी छुट्टी ले रहे हो, हाँ, सैटरडे का हाफ डे आपका, और 2 अक्टूबर की छुट्टी, तो इमरजेंसी किस लिए कहलाई जाएगी? हाँ, सर यही मेरा कहना था। और बाकी जो ब्लड के लिए अरेंजमेंट मैंने की है, हाँ, वो तो हमें पता है सर, वो हमें ही अरेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो सर हमने कैसे न कैसे दिया है मरीज को, पेशेंट को। हाँ। तो सर बाद में उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आता है कि पेट में गांठ है। अच्छा। सर उनका इलाज उसी हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनने एम्स में भेज दिया, बल्कि वो एम्स में 2 महीने बाद नंबर आता है अपॉइंटमेंट लेने। मतलब कहने का मतलब अपनी बला टालने के लिए एलबीएस कह रहा है कि आप यहाँ से मरीज को चले जाओ, और ये लड़का नाबालिग था, इससे क्योंकि कंप्लेंट लगा दी गई थी एलबीएस के प्रशासन के लिए, तो इस नाबालिग लड़के से मतलब इसको झांसे में लेकर या इसको बहला फुसलाकर इससे लेटर लिखाया गया कि इसको हॉस्पिटल से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही किया गया। हाँ जी सर, बिल्कुल। और कुछ दिया भी गया उस एवज में आपको? सर उनने 500 रुपये दिए थे कि क्या था आपका क्या है? मैंने कहा था सर मैं बाइक लेके आया हूँ। कह रहे पेट्रोल डला लेना और जो बच्चे आप खा पी लेना। 500 रुपये दिए थे सर। देखिए मतलब कि जब अब कोई अनियमितता हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए जो प्रशासन है, जो डॉक्टर हैं, ये वो लालच भी देते हैं और अपनी तरीके से रिपोर्ट बना के मामले को क्लोज कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी नियुक्तियां होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, हॉस्पिटल्स में, इनमें राजनीतिक दखलंदाजी बहुत होती है। सही जो डॉक्टर्स हैं, सही लोग हैं, उनको पद नहीं दिए जाते हैं, और जो लोग नाकाबिल लोग होते हैं, जो लोग बेकार लोग होते हैं, उनको पदों पर बैठा दिया जाता है। वो बाद में मरीजों का शोषण करते हैं, डॉक्टर्स का भी शोषण करते हैं, स्टाफ का भी शोषण करते हैं, और पूरे हॉस्पिटल में अनियमितता का वातावरण बना के रखते हैं। इस सिलसिले में मेरी बात जब डिप्टी एमएस से हुई हरीश जी से, तो उन्होंने पहले तो फोन उठाया, लेकिन उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया उन्होंने, और मैंने उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर योगेश इसको देख रहे हैं, जो उन्होंने अपॉइंट किए थे इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं आपको ले चलूंगा सेवा योगी मणिकेश के पास, वो थोड़ा और विस्तार में बताएंगे आपको कि क्या क्या समस्या हुई, कैसे कैसे इन्होंने किया और किस तरीके से अब ये क्या चाहते हैं। सेवा योगी, मेरे पास रामवीर जी का फोन आया शाम को 3 तारीख को। हाँ,
तो साहब मैं ऐसे गांव से बोल रहा हूँ और मेरा यहाँ मंडावली में मकान है और मेरी लड़की पूजा 1 तारीख से वहाँ पे एडमिट है और उसकी हालत में कहीं सुधार नहीं हो रहा है। जो ब्लड मेरा लड़का कल 2 तारीख को 2 अक्टूबर की छुट्टी होते हुए लेके आया था, उसमें से भी इन्होंने आधा चढ़ाया है और आज सैटरडे है तो सैटरडे के लिए इन्होंने कह दिया कि भैया आज तो सैटरडे हाफ डे होता है हमारी और कल संडे हो जाएगा, अब ये मंडे को हम चढ़ाएंगे इसको और ये ऐसे ही रहने दीजिए। अब मेरे को नहीं पता था कि इनका क्या है कैसे है, तो फिर मैंने इनसे नंबर लिया इसके भाई का, इनके लड़के का, तो भाई कहाँ पे एडमिट है कैसे है, तो इन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये नंबर है और आप एक्चुअल जानकारी जो है वो आप ले लो। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया उस नंबर पे, तो इनकी मम्मी ने उठाया, मम्मी ने उठा के फिर अपनी लड़की से बात कराई, हिमांशु से बात कराई, तब इन्होंने मेरे को बताया कि सर हम ऐसे ऐसे सुनने को राजी है ना, कोई नर्स सुनने को राजी है। तो मैंने कहा कोई तो होगा यहाँ, कोई अगर है तुम्हारे पास तो तुम उसको जरा मोबाइल से मेरी बात करा दो। तो इन्होंने कहा नहीं जी यहाँ तो बस वो सफाई वाले कर्मचारी एक आध बार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इनसे क्या बात करेंगे आप। तो मैंने कहा ठीक है सफाई वालों से तो क्या बात करूँ, आप डॉक्टर से बात करा दो। तो ये डॉक्टर के यहाँ गए भी, नीचे कहीं बता रहे थे कि नीचे वहाँ स्टाफ में गए तो वहाँ इनको कोरोना कह के बाहर कर दिया कि बोले तुम दूर 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 जाओ, आप अभी कोई बात नहीं कर सकते, हम किसी से बात नहीं कर सकते, यूँ कह के इसको बेचारे को। अब ये नाबालिग है, जरा दिखा अपनी आईडी दिखा, इसकी 15 साल का लड़का है ये, 2000 देखिए सर, ये नाबालिग लड़का है। अब इसमें इतनी ना तो समझ है और ना ही इसमें इतना वो है, तो फिर भी मैंने इनको जो LBS के जो फ़ोन है मैंने फ़ोन मिलाए, 4 नंबर है, 4 में से 3 तो नॉट रीचेबल थे, चौथा नंबर मिला लेकिन वो उठा नहीं। उसके बाद मैंने सतेंद्र जैन जी को फ़ोन किए तो वहाँ 2 लैंडलाइन नंबर लगे थे, उनको भी 3-3 4-4 बार किया, उनको भी नहीं मिला। तब मैंने थोड़ा सा एक मेल डाली और मेल डाल के मैंने सतेंद्र जैन जी को ये कहा कि मैंने कहा महाराज अगर आपसे ये नेतागिरी नहीं चल रही है और ये मंत्री पद नहीं संभल रहा है, आपके कहने से डॉक्टर अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हॉस्पिटल के नहीं संभल पा रहे हैं तो आप रिजाइन देके किसी और को मौका देने दीजिए। आप क्यों हमारे केजरीवाल जी को जो दिल्ली के बेटे बन के आए हैं आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आप उनको क्यों वो कराना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष फिर हावी हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने एक मेल डाली जिसका असर हुआ कि ये इसको लड़के को बुलाया गया और बुला के जो अभी लड़के ने आपको बयान दिए हैं वो इस तरीके से है, इस तरीके से नाटक किया गया। देखिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हॉस्पिटल्स में होने वाली अनियमितताएं रुकें, सरकार इस पे संज्ञान ले। LBS पे क्योंकि मनीष सिसोदिया के कॉन्स्टिट्यूंसी के पास ही है LBS, तो उप मुख्यमंत्री को भी इस पे संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, इनको न्याय मिलना चाहिए। इनको अब वापस उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं, एक बार डिस्चार्ज करने के बाद इनकी बहुत समस्या हो रही है और एम्स में इतनी आसानी से एडमिशन नहीं होता है, तो ये कहाँ जाएंगे। दिल्ली सरकार दावा करती है लेकिन मरीजों से पर्सनल दुश्मनी, पर्सनल खुंदक निकाल रहे हैं ये स्टाफ वाले। ये कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने और भी कहा था, बुलाया था मेरी बात को फोन करके, कहा था कि आप आइए और जो आपकी लड़की का इलाज बाकी बचा है वो मैं करेंगे मंडे को करेंगे। हाँ, मंडे को जब गए तो इन्होंने कुछ नहीं करा है, बस कुछ कर नहीं करा, ये बता कुछ ऐसे ऐसे करके मुझे मतलब उन्हें बहला फुसला के भगा दिया बाहर। तो इन्होंने जब पहले क्यों इन्होंने मेरे बेटे को छोटे वाले से लेटर लिखवाया, उसको पता नहीं कैसा प्रपोज किया, पैसे दिया, क्या किया, वो तो उसने मुझे बताया है। और सारी इन्होंने अपनी खाना पूर्ति करने के बाद धक्का मार दिया है। अगर मतलब अपने कागज पक्के बना लिए और आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपके साथ इस तरह सौदेले व्यवहार करके आपको हॉस्पिटल से मतलब निकाल दिया। हाँ, तो जैसे दिल्ली सरकार सुन रही है तो ध्यान से दिल्ली उन्होंने ऐसे करके बाद निकाल दिया। और उसके बाद कुछ ना, दूसरी बात, और मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार को यही कहना चाहते हैं, जब दिल्ली सरकार केजरीवाल जी दिल्ली के बेटे बन के आए थे, आज सौतेले बेटे क्यों हो गए दिल्ली के? जनता क्यों सौतेलेपना दिखाते हैं? क्या उनको घमंड है या क्या चीज़ है? या अगर उनको नहीं दिल्ली संभाल पा रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं संभाल पा रहे हैं,
तो अपना इस्तीफा दे दें, अपने घर चले जाएं, जहाँ है वहाँ। ये लड़की के पिता का रोष है, क्योंकि उसको जो दुखी मन से कह रहे हैं, तो ये एक तरह से संकेत भी है केजरीवाल जी के लिए कि वो अपने को सुधारें, अपने प्रशासन पे लगाम कसें, अपने डॉक्टर्स को सुधारें, अपने हॉस्पिटल की रजा सुधारें। आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं? ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरी मेल है 3 तारीख की, और 3 तारीख को शाम को 6:30 पर मैंने मेल भेजा था। और ये मैंने हर्षवर्धन जी को, एलजी साहब को और आपके सत्येंद्र जैन जी को, सब जगह मैंने इसको भेजा। और इसके बाद इतनी जगह ये फॉरवर्ड हुई है तमाम जगह डिपार्टमेंटों में। उससे घबराकर इन्होंने, डॉक्टर साहब ने इस लड़के को, बेचारे को बुलाया जो कुछ अभी नाबालिग है, और उससे ये शब्द इन्होंने लिखवा लिए, ये हिमांशु सिंह, ये ज़बरदस्ती लिखवाए, 9 तारीख की बात है ये। और उसके बाद ये डॉक्टर साहब जो हैं हमारे योगेश कुशवाहा जी अपनी सफाई देते हैं, और ये श्री डॉक्टर मनसुखानी जी के लिए एक लेटर लिखते हैं, और उसमें लिखते हैं कि 3 शैडो कैबिनेट ने जो ये लेटर लिखा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये तो लड़का तो ऐसे कह रहा है। तो मतलब अपनी सफाई के लिए एक 500 रुपये दे के ये अपनी छुट्टी कर। और ऐसे मैं चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को या ऐसे अधिकारियों को, ऐसे डॉक्टरों को बिल्कुल सस्पेंड कर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं मनोज सुराजी विदा लेता हूँ आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।